BTS फिजिक्स क्लासेस। जय हिंद बच्चों। आज हम देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 57 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो विद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। दैट मीन्स एपिसोड नंबर 50 से लेकर के एपिसोड नंबर 56 तक हमने थ्योरी देखा। अब हम 57 में देखने वाले हैं एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसको गौर से देखना है। आपका पहला सवाल जो है वो मिलेगा आपका लेसन 1 में, दैट मीन्स चैप्टर 1 में 1.9 डेडपूल से रिलेटेड 1.9 में जो सवाल दिया गया है उसको हमने एपिसोड 50 में सोल्व किया है। वो क्या सवाल था? हमने एपिसोड 50 में विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताया हुआ है, आप उसमें जाकर के देखिएगा। तो लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल किए हुए हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला फिर न्यूमेरिकल, तो वहां पे हमने बताया हुआ है, तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं एपिसोड 50 में। अगला सवाल आपका है 1.10, दैट मीन्स पहले चैप्टर का मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से पहले चैप्टर का 10वां सवाल है। इसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर। परिभाषा मात्रक से ही, यूनिट से ही पकड़ना है कि वो क्या दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है कूलम्ब मीटर हमारा है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, और यहाँ देखिए दिया हुआ भी है 4 × 10⁻⁹ कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का। तो द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है ये, ठीक है, यानी कि P दिया हुआ है। ये क्या है? P। आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव इतना न्यूटन पर कूलम, इसको पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, आगे लिखा हुआ भी होगा। तो इतना जो ये कूलम दिया हुआ है ये विद्युत क्षेत्र है, मतलब कौन है? E है। तो परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की, दिया हुआ भी है, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर, तो ये 30 डिग्री है यानी थीटा दिया हुआ है, ये थीटा पर संरेखित है, मतलब रखा गया है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। यहां पर देखते हैं एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंट, तो हिंदी में लास्ट में आता है, इंग्लिश में पहले आ जाता है। तो डायपोल मोमेंट इज अलाइंड एट 30 डिग्री, तो ये हो गया एंगल 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड इतना कूलम, ये दिया हुआ है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। तो वेरी सिंपल, इसमें कोई जान नहीं है, आप इसको सोल्व कर सकते थे। क्या बोला जा रहा है? विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं कि ये E है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो कुछ बोला नहीं, तो हम खुद से जो भी मान लेते हैं। ये E का मान दिया हुआ है, और E का मान कितना दिया हुआ है? 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और इससे 30 डिग्री के एंगल पर, तो 30 डिग्री के एंगल पर हम मान लेते हैं कि ये थीटा का मान हो गया 30 डिग्री, और उस पर द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P वेक्टर बोलते हैं। तो P बराबर, हालांकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो P बराबर दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। तो P दिया हुआ है, E दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, बल आघूर्ण का मान परिकलित कीजिए। तो दैट मीन्स टॉर्क बराबर वाट। तो हमको टॉर्क का परिमाण चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क यानी हम लिख सकते हैं गिवन, क्या गिवन है? P इज इक्वल टू, हालांकि वहीं पे हम लिख दिए हैं 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, E इज इक्वल टू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड टॉ इज इक्वल टू वाट। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड का चर्चा है, डायरेक्शन वगैरह का तो है नहीं। तो आप जानते हैं सिंस टॉ इज इक्वल टू होता है PE sin थीटा, तो P का मान ये दिया हुआ है, तो 4 × 10⁻⁹ इंटू E का मान ये दिया हुआ है 5 × 10⁴, और साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, तो मान बैठाइए, तो ये तो हो जाएगा 5 चौके 20 गुने -9 में से 4 पावर चला जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 10⁻⁻5, और साइन 30 का मान हो गया 1/2, तो ये काटेगा तो कितना हो जाएगा? 10, ये 10 इसका एक पावर गायब कर देगा, तो हो जाएगा 10⁻⁻4, और इसका मात्रक अगर हम लिखना चाहेंगे तो न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन मीटर।
ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से, और डायरेक्शन के लिए अगर बात करेंगे तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन, हालांकि यहाँ पर बोल रहा है कि बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्शन का यहाँ चर्चा नहीं किया, तो आप यहाँ पर इसको भी लिख दीजिएगा तो आपका काम चलेगा। यदि सिर्फ बोलता कि बल आघूर्ण परिकलित कीजिए तो डायरेक्शन भी बताना होता, तो उस स्थिति में हम क्या करते, ये बताते कि बोर्ड के मतलब कॉपी अगर मेरा है तो कॉपी के मतलब ऐसे घुमाएंगे, ऐसे तो ऐसे घुमाएंगे, मतलब उंगली को P के लॉन्ग और घुमाना है E के लॉन्ग, ऐसे घुमाएंगे, अंगूठा अंदर गया तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर डायरेक्शन। तो अगर आपका कॉपी है तो कॉपी पर तो कॉपी के नीचे जाएगा, बोर्ड पर है तो बोर्ड के अंदर जाएगा, तो दैट मीन्स तल के अंदर हो जाएगा, यानी कि तल के भीतर, ये हो जाएगा ऑप्शन। मतलब अगर रहता तो नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। खैर इसको प्रिंट कीजिए, इसमें कोई दम नहीं था। इसको ठीक से प्रिंट कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल प्रिंट नहीं करना है, उसमें आपको समय लगेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में अपना लिख लीजिएगा। चलिए, आई होप कि आप इसको प्रिंट कर चुके होंगे। अब हम देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल काफी महत्वपूर्ण है, ये साधारण सवाल नहीं है। जो हमने थ्योरी बताया है अगर वो आपका क्लियर है तो ही ये सवाल बनेगा, नहीं तो घूमते रह जाइएगा, नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल आपका होगा 1.27। अब इस सवाल को जब आप देखेगा कि बहुत ही क्रिटिकल सवाल है, आप सिंपल वे में इसको लीजिएगा तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा, दिन भर लटके रहिएगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम बारीकी से समझते हैं। हम जो थ्योरी बनाए हैं अगर वो आपको पता होगा तो निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे। जब हम बता रहे थे ये डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है, बल आघूर्ण है, डायपोल मोमेंट हमने बताया हुआ है, एपिसोड नंबर 55 में बताया हुआ है, उसमें जाके आप बारीकी से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 54 और 55 आप दोनों देखिए, आपको समझ में आएगा काफी अच्छे से, तब ये सवाल आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कहता है कि दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में 1.27 का मतलब समझ में आ रहा है, लेसन 1 का मतलब पहले अध्याय का 27वां सवाल। दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र सभी जगह जेड दिशा के अनुदिश है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जेड दिशा के अनुदिश, प्लस जेड यहाँ लिखा हुआ है। परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसमें एक समान रूप से, एक तरफ देखिए यहाँ पर नियत नहीं है ये भी बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि इसमें एक समान रूप से, एक समान लगा के आपको भरमाने की कोशिश की जा रही है। एक समान का मतलब हो गया कुछ और बोल रहा है, एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश प्लस जेड की तरफ इतना 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है, ये बढ़ रहा है, यानी प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में, वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण है, ये E है, ये P है, और ये वेरिएबल, तो आघूर्ण कितना 10⁻⁷ कूलम मीटर के बराबर है, कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। तो निकाय पर हमको टोटल फोर्स निकालना है और टोटल टॉर्क निकालना है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू आउट, सभी जगह। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट, मतलब यहाँ तक कि कांस्टेंट नहीं है, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, मतलब नियत रूप से बढ़ रहा है, अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन के अलोंग बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम, यानी कि कितने रेट से ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है,
पर मीटर के रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to 10 to the power minus 7 कूलम मीटर। मतलब ये जो है इतना है और किसके अलोंग है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो इसको जब आप गौर से देखिएगा फिगर में तब समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले विद्युत क्षेत्र जेड दिशा के अनुदिश है, पहले वो हम काम कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए अगर हम आते हैं तो फिगर का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर हम बनाते हैं। ऐसा करते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जेड के दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो जेड के दिशा में हम विद्युत क्षेत्र डाल देते हैं, सभी जगह पे जेड के दिशा में है, ठीक है। ये जेड की दिशा में ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जेड दिशा के अनुसार। परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से वृद्धि हो रही है। मतलब ऑरिजिन पे अगर 0 है तो उसके बाद 1 मीटर बढ़ेंगे, इतना बढ़ जाएगा, फिर 1 मीटर बढ़ेंगे तो उसमें 2 से गुना। दैट मीन्स कि लीनियरली रूप से प्रति मीटर दे दिया, मतलब लीनियर रूप से ये बढ़ रहा है। तो ई का जो मान हो गया ये 10 to the power 5 जेड न्यूटन पर कूलम हो गया है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब ये हम क्या लिख दिए, ये यहीं पे थोड़ा सा सीखने वाली बात है। आपको हम वेरिएबल के बारे में पहचानने के लिए बताएं कि विद्युत क्षेत्र को हम कैसे, एपिसोड 54 में बताए हैं कि वेरिएबल को कैसे इंडिकेट करते हैं और कांस्टेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं। तो जब ये वेरिएबल है तो लीनियर रूप से बढ़ने का मतलब प्रति मीटर का मतलब हो गया कि ये जेड के अलोंग बढ़ रहा है। तो जेड के अलोंग बढ़ रहा है तो जेड से मल्टीप्लाई, अगर 1 मीटर बढ़ा तो इतना हो गया, 2 मीटर हो गया तो 2 लिख देंगे, 4 मीटर हो गया तो 4 लिख देंगे, यानी जितना लंबाई है उससे गुना कर देंगे तो वही विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये हम लिख सकते हैं, यही समझने पर जरूरी है। यहाँ अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत है। 2 पॉइंट ये इसमें कोई क्रिटिकल है, अगर वो नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर इसको समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से समझिए। विद्युत क्षेत्र जेड के अलोंग बढ़ रहा है और 10 to the power 5 मीटर प्रति मीटर की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑरिजिन पे 0 है तो 1 मीटर बढ़ेंगे तो इतना बढ़ेगा, 2 मीटर बढ़ेंगे तो 2 से गुना, 3 मीटर पे 3 से गुना। इसका मतलब 10 to the power 5 जेड न्यूटन पर कूलम कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल, एक समान रूप से बढ़ना, ठीक है। और एक समान रूप से बढ़ने का मतलब यही होता है लीनियर रूप से, जेड पर पावर 1। चलिए विद्युत क्षेत्र आपने निकाल लिया। अब क्या कर रहा है, मीटर की दर से वृद्धि होती है वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में, तो ऋणात्मक जेड का मतलब क्या हुआ, नीचे, ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण इतना कूलम मीटर के बराबर है। तो नीचे द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा समझिए। तो इसका मतलब होगा कि निगेटिव ऊपर है और पॉजिटिव नीचे है। और ऐसा हम करते हैं कि हम ऑरिजिन पर प्लस को ले लेते हैं, ऊपर निगेटिव ले लेते हैं। इससे बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा अभी तुरंत दिखने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बाहर ले लेते हैं। ये आपका क्यू चार्ज है, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का दूरी आप जो मानते हैं वही मान लीजिए, 12 मान लीजिए। अब कहता है कि इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा इधर, क्योंकि निगेटिव चार्ज से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। और इसका डायरेक्शन देखिए कि ये ऊपर प्लस जेड है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस जेड। तो जो आपको बोला जा रहा है वो आपने कर दिया। तो P का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 to the power -7 कूलम मीटर। तो विद्युत क्षेत्र मिल गया, P का मान मिल गया। अब क्या कर रहा है, कितना बल तथा बल आघूर्ण अनुभव करता है। दो यहाँ पर है, एक बल निकालना है और एक बल आघूर्ण निकालना है, दो चीज। तो एक चीज तो आप कंफर्म हो जाइए, अगर विद्युत क्षेत्र के अलोंग अगर ये सोया हुआ है तो निश्चित तौर पे टॉर्क का मान 0 होने वाला है, चाहे वो वेरिएबल फील्ड में हो चाहे कांस्टेंट फील्ड में हो, क्योंकि फोर्स सेंटर से पास करेगा और टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, 0। एक आंसर आपका आ चुका है, बल आघूर्ण क्या होने वाला है, 0। अब इसका मतलब बल के साथ क्या होने वाला है, तो याद कीजिए एपिसोड 54 में हमने बताया हुआ है कि अगर वह वेरिएबल फील्ड में रखा हुआ है तो वह नेट फोर्स अनुभव करेगा।
नेट टॉर्क तो इस सिचुएशन में नहीं अनुभव करेगा, लेकिन नॉट नेट फील्ड अनुभव करेगा। क्यों करेगा भाई? इसलिए कि यहाँ पर जो फील्ड होगा उसके बनिस्पत यहाँ पर ताकतवर फील्ड होगा, क्योंकि कुछ दूरी पर है। इसका मतलब जो फोर्स यहाँ लगेगा उसके बनिस्पत यहाँ कमजोर फोर्स लगेगा। अब हम फोर्स के बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फील्ड होगा उसका नाम मान लेते हैं E1, यहाँ पर जो फील्ड होगा इसका नाम ले लेते हैं E2। तो माइनस पे फोर्स किधर लगता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत में। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत में फोर्स लगेगा तो इसका मतलब नीचे लगेगा। इसका मतलब इसका नाम हम F2 कर देते हैं, ठीक है। और प्लस पे लगता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में, तो प्लस पे विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो गया, इधर हो जाएगा। इसका नाम हम ले लेते हैं F1, ठीक है। Q चार्ज अगर यहाँ होगा तो Q चार्ज यहाँ भी होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, इस सिस्टम पे दो फोर्स लग रहा है, तो इस बात का फुल गारंटी है कि अगर E फील्ड हो, Q चार्ज हो, तो फोर्स कितना होगा? QE2 यहाँ पे, और यहाँ पे फोर्स होगा QE1। तो सिस्टम पे अगर फोर्स लग रहा है दो गो, तो नेट फोर्स हम निकाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम फिगर से F नेट अगर आप निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? वेक्टर के तरीके से अगर चलिएगा तो F1 वेक्टर प्लस हो जाएगा F2 वेक्टर। F1 का मतलब हुआ ये वाला, और ये फोर्स हो जाएगा 0। कहोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर z का तो वैल्यू कुछ होगा नहीं, तो z का मान 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। इसका मतलब हो जाएगा ये, इसका मान पहले लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। F1 तो चार्ज हो जाएगा Q, फोर्स हो जाएगा E1, ठीक है। और फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, मतलब पॉजिटिव में है, तो हम प्लस ही लिख लेते हैं, प्लस लिख लिए। अब F2 का डायरेक्शन कहाँ है? नीचे, तो नीचे कर दिए। चार्ज हो जाएगा Q और फील्ड हो जाएगा E2, ठीक है। अब आते हैं, हम लिखते हैं QE1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 0। E1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यही पे ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट है। समझना कि हम इतना क्यों लिखे और यहाँ E1 का मान 0 क्यों माने। ऑरिजिन पर ले लिए, इससे हमको फायदा मिल गया। तो E1 का वैल्यू क्या हो गया? 0। चलिए, E1 0 हो जाएगा, तो Q इंटू 0 तो 0, तो 0 हो गया ये, माइनस QE2। तो Q का मान बाद में हम देखें, Q का तो मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। E2 का मान अगर लिखना है तो वो भी नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं राज छुपा हुआ है कुछ। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q गुने 12। P बराबर Q गुने 12। तो P हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 12 दिया हुआ नहीं है, Q दिया हुआ नहीं था। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पर Q का आवश्यकता था, तो हम Q बराबर लिख सकते हैं P बटे 12। यहाँ पर आप लिख दीजिए, Q के जगह पर लिख दीजिए P बटे 12। अब जब ये P तो दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है नहीं, लेकिन एक चीज है, E2 भी हमको नहीं दिया हुआ है। तो E2 का मान अगर निकालना है तब कितना हो जाएगा? E2 का मान जब आप लिखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर 12 है, यहाँ पर जो फील्ड हो जाएगा 10⁵ गुने 12। इसका मतलब E2 का जो मान होने जा रहा है वो होने जा रहा है 10⁵ इंटू 12, ठीक है। और ऐसा होने से देखो ये और ये खत्म हो गया। अब माइनस P का मान हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है 10⁻⁻7 गुने ये हो जाएगा 10⁵ बराबर -7 में से 5 चला गया तो -2, तो माइनस के साथ आएगा, तो -10⁻²2 न्यूटन। ये हो जाएगा आंसर। अब इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट करके लिखते हैं। तो यहाँ पर आप वेक्टर लगाए हैं, तो यहाँ पे वेक्टर मतलब माइनस के साथ आया है, तो माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि माइनस का मतलब हो गया कि इधर प्लस है तो इधर माइनस है। इसका मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है, नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ है। तो इसका मतलब है डायपोल मोशन करेगा निगेटिव जेड एक्सिस के तरफ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा यानी एफ नेट पूछेगा तो आप बता सकते हैं 10⁻⁻² न्यूटन, और डायरेक्शन पूछेगा लिख सकते हैं अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। टॉर्क तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि टॉर्क की इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हुआ इसका कारण भी आप जान रहे हैं। इस फोर्स को आप देखिए, अगर ये डायपोल सेंटर है, ये सेंटर से पास कर रहा है, ये भी फोर्स सेंटर से पास कर रहा है,
इसका मतलब है कि कोई भी फोर्स अगर सेंटर से पास करता है, इसका मतलब टॉर्क का मान क्या हो जाता है, 0। इसके द्वारा भी टॉर्क 0, इसके द्वारा भी टॉर्क 0। जस्ट लाइक इसको आप ऐसे पूरे सिस्टम को आप ऐसे कर दीजिए, झुका दीजिए, तो आपको लग रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र आ गया ऐसे, डायपोल सो गया है। तो हम आपको बताए हुए हैं कि एपिसोड 54 में कि जब कोई डायपोल विद्युत क्षेत्र के साथ अलाइन कर जाता है, मतलब उसी के अलोंग सोया हुआ रहता है, तो नेट फोर्स क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन नेट टॉर्क का मान 0 होगा, चाहे फील्ड कांस्टेंट हो चाहे फील्ड वेरिएबल हो। तो इसलिए यहाँ पर टॉर्क का मान क्या हो गया, 0। आई होप कि आप इतना समझे होंगे। इसको आप प्रिंट कीजिए। आई होप कि आप इसको प्रिंट कर लिए होंगे। अब और भी सवाल है, और भी सवाल देखेंगे, लेकिन एपिसोड नंबर 58 से हम लोग देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, गॉस लॉ। ये टॉपिक आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुछ छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद आपका हमारे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 समाप्त हो जाएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखेंगे। मतलब ये जो आपका पड़ाव चल रहा है, अभी तक हम लोगों ने जो पड़ाव पार किया है वो क्या क्या पड़ाव किया है, पार किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पड़ाव होता है हमारे हिसाब से इंट्रोडक्शन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है कूलम्ब्स लॉ, पढ़ चुके हैं। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड फ्लक्स, ये भी पार कर चुके हैं। चौथा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी पार कर चुके हैं। पांचवा पड़ाव हम अभी पार कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ये है। हमारा छठा पड़ाव होगा गॉस लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एपिसोड 58 से हम स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ। लेकिन कुछ बच्चों ने मैसेज किया, कुछ बच्चों ने कॉल भी किया कि सर मन नहीं लग रहा है, क्या करें क्या ना करें, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। तो मना इस तरह का भावनात्मक फीलिंग शेयर हुआ। तो हमें भी ऐसा फीलिंग हो रहा है कि बच्चे थोड़ा सा उधेड़बुन में हैं, सरकार भी उधेड़बुन में है कि क्या करें क्या ना करें, सिलेबस के साथ क्या करें, पढ़ाई कैसे करवावें, तो सभी उधेड़बुन में हैं। और समस्या ये है कि अगर सभी बच्चों के पास 100% के पास एंड्रॉयड सेट होता तो शायद प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम अभी उतने विकसित नहीं हुए हैं, जिस वजह से बच्चों के पास, हर एक के पास एंड्रॉयड सेट नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि सभी बच्चे देख नहीं पाते हैं। लेकिन समस्या है, वो घर में बैठे हैं, खेल के हो जैसे भी हो, सरकार कहती है कि आप घर में रहें, वो घर में ना रह के बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक समस्या है, हम लोगों के साथ समस्या है, जिस वजह से कोरोना पॉजिटिवों की संख्या काफ़ी तेज़ी से फिर से बढ़ रही है, इसलिए लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है। तो हम लोगों को चाहिए कि एक ऐसा रणनीति अपनाया जाए कि जिसमें बच्चों को मन लगे। तो बच्चों ने आशा भी जताया, उन्होंने बोला कि सर कुछ ऐसा किया जाए जिससे मन लगे। तो मन लगे तो भाई एक ही तरीका है, मन की बात करें। मन की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी मन की बात कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग अगले एपिसोड से मन की बात करेंगे, मतलब एपिसोड 58 से गॉस लॉ भी स्टार्ट होगा और मन की बात भी चलेगी। मतलब कि आपको लगता है कि हम अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, तो आप वो लिखकर स्पष्ट फोटो खींचकर अपना नाम व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप कीजिएगा, जिसका अच्छा लगेगा हमको। किसी को लगता है कि नहीं सर ये गाना अगर आप अपने मुखमंडल से गाते हैं, थोड़ा मोड़ा चलता था लेकिन वो बिल्कुल बंद हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको मन नहीं लग रहा हो, तो हम उसको फिर से रीओपन करेंगे। आपका मन लगना जरूरी है, जहाँ है सुरक्षित रहना है, सुरक्षित पढ़ाई करना है। जान बचेगी तो अगले साल भी एग्जाम दे देंगे, तो आपको सुरक्षित रहना है। हमको जहाँ तक संभव होगा, जैसे भी संभव होगा, हम आपको प्रयास करेंगे पढ़ाई को चालू रखें। तो अगर किसी को कविता कोई अच्छा लग गया, किसी को शायरी अच्छा लग गया, तो वो आप हमको शेयर करेंगे। अगर हमको अच्छा लग गया तो हम आपके नाम के साथ आपका नाम उच्चारण करेंगे, उसका नाम होगा मन की बात। और जब हमारा टॉपिक समाप्त होगा तो उसमें 2 मिनट 5 मिनट का मन की बात होगी। कोई छोटा सा कहानी है जो आपके दिल को छू गई, कुछ ऐसा घटना घटित हो गया जो आपके दिल को छू गई, तो वो आप लिख करके स्पष्ट शब्दों में भेजेंगे और हम उसको आप तक पहुंचाएंगे, सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।